मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस हिंदी कक्षा में पुनः मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अंतराल पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 विस्कोहर की माटी, जिसके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी, इसके कहानियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग कवि परिचय पर दृष्टि डालेंगे। विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म विस्कोहर गांव में सन 1931 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। तत्पश्चात बलरामपुर कस्बे में आगे की शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे पहले कानपुर और बाद में वाराणसी गए। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शुरू में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे और यहीं से सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो आइए अब हम इस पाठ के जो सारांश हैं उस पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ विस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगतलाई का गांव का एक अंश है। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुँचाने की कोशिश की है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से जिया और प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफ़ों का भी जिक्र है। कमल, कोइयाँ, हर सिंगार के साथ साथ तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, कदम आदि के फूलों का वर्णन कर लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को दिखाया है। वहीं ढोढ़ा, मजगिदवा, धामिन, गोहुवन, घोर कड़ाइच आदि सांपों, बिच्छुओं का वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी निर्माण किया है। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों के प्रयोग भी ये आम है, जिसे लेखक ने रेखांकित किया है। पूरी कथा के केंद्र में है विस्कोहर, जो लेखक का गांव है, और एक पात्र विश्वनाथ, जो लेखक स्वयं विश्वनाथ हैं। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेख इस रचना में भी दिखाई पड़ता है। 10 वर्ष की उम्र में लगभग 10 वर्ष की बड़ी स्त्री को देखकर लेखक के मन में उठे बसे भावों, संवेगों का अमिट प्रभाव व उसकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति, अनुभव की सत्यता, नैसर्गिक द्योतक है। पूरी रचना में लेखक ने अपने द्वारा देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक की शैली अपनी पाठ में अनूठी और बिल्कुल नई है। तो इस पाठ की जो प्रमुख बातें हैं उस पर भी थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कोइयाँ, उत्तर प्रदेश में एक कोइयाँ जो जलपुष्प है, इसे कुमुद या कोकाबेली भी कहा जाता है। यह फूल सर्दियों में जहाँ भी गड्ढों में पानी होता है वहाँ उग जाता है और इसका रंग दूधिया होता है तथा इसकी गंध मादक होती है। दूसरा, बच्चे का माँ से संबंध। लेखक के अनुसार यह संबंध बिल्कुल अद्भुत होता है। बच्चा जन्म लेते ही माँ का दूध भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत के समान माना गया है। शिशु माँ से दूध ही नहीं
बल्कि संस्कार भी ग्रहण करता है। जब शिशु रोता है या कभी मारता भी है तो माँ भी मारती है, फिर भी बच्चा माँ से चिपटा रहता है। चांदनी रात में जब वे खटिया या चारपाई पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को महसूस करता है। तीसरा, विश्वनाथ पर अत्याचार। विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीना भी नहीं छोड़ा था कि उसका छोटा भाई का जन्म हो गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। विश्वनाथ को गाय का दूध पीना और दाई कसेरिन के साथ चटाई पर भी सोना पड़ा। यह विश्वनाथ के साथ अत्याचार ही था। चौथा, माँ की तुलना बतख से की गई है। दिलशाद गार्डन में लेखक बतखों को देखता है। बतख अंडे देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है। लेखक ने एक बतख को कई अंडों को सेते देखा। लेखक को बतख की माँ और अपनी माँ एक जैसे लगी। जिस प्रकार बतख अपने पंखों को फैलाकर अंडों को विभिन्न बुरे नज़रों से बचाकर रख रही थी, उसी प्रकार अपनी माँ उसे भी विभिन्न समस्याओं या परिस्थितियों से भी सुरक्षित रखी। 5वां, गर्मियों में लू से बचने के उपाय। गर्मियों के समय दोपहर में जब लेखक घर से बाहर निकल जाता था, तब लू लगने पर माँ लेखक के बदन के किसी भी हिस्से के साथ प्याज बांध देती थी। लू लगने पर कच्चा आम को पकाकर शरबत पी जाता था और नहाया भी जा सकता था। 6वां, बिस्कोहर में बरसात की स्थितियाँ। बरसात आने से पहले बिस्कोहर गांव में यह देखने को मिलती है, जैसे पहले बादल घिर जाते हैं, गरजते हैं और दिन में ही अंधेरा छा जाता है। बरसात कई दिनों तक होती रहती थी, जिसके कारण घर की यानी मिट्टी की घर की दीवारें गिर जाती हैं। पूरे गांव में कीचड़ हो जाता है। उमस के कारण कई मछलियां मरने लगती थी। बरसात में कई कीड़े बाहर निकल आते हैं। पहली बारिश में नहाने पर दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी इत्यादि भी ठीक हो जाते हैं। 7वां, बिस्कोहर में विभिन्न प्रकार के सांप पाए गए, जैसे ढोढ़ा, मजगिदवा, विषहीन है ये। ढोढ़ा को वामन जाति का मानकर उसे नहीं मारा गया। धामिन भी विषहीन है। गोहुवन, घोरकड़ाइच, भट्ठीहा ये जहरीला सांप के अंतर्गत आते हैं। 8वां, फूल दवा के रूप में। कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा भी किया गया। नीम के पत्ते चेचक के रोगी के लिए उपयोगी माना गया। बेर का फूल सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है। आम के फूल कई रोगों में भी उपयोगी है। गुड़हल के फूल देवी के फूल या चुड़ैल आदि से भी संबंध जोड़ा गया है। 9वां, प्रकृति और नारी के रूपों में। अपने एक रिश्तेदार के घर में लेखक ने एक सुंदर औरत देखी, जो कि उसकी उम्र से भी बड़ी थी, यानी कि लेखक की उम्र से 10 वर्ष बड़ी थी। लेखक उसकी सुंदरता में मोहित हो जाता है। लेखक को प्रकृति के समान वो नारी आकर्षक लगी। लेखक को चांदनी में फूलों की खुशबू में वह औरत ही नजर आने लगी। वो नारी प्रकृति की तरह लगने लगी थी। जिस तरह प्रकृति सुंदर लगने लगी थी, उसी तरह नारी भी आकर्षक लग रही थी। तो ये थी इस पाठ के प्रमुख सार। तो इस तरह हम समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।